हेलो चिल्ड्रन, आप और हम क्लास 7 का ज्योग्राफी का पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं एनवायरनमेंट। और अभी तक हम लोग लगभग पूरा चैप्टर कवर कर चुके हैं। और आज मैंने कहा था आप लोगों को मैं एक्सरसाइजेस कराऊंगी, तो उससे पहले हम लोग थोड़ा सा चैप्टर को समराइज़ करेंगे। जो भी हमने पढ़ा है उसको शॉर्ट में थोड़ा सा हम लोग उसको ब्रशअप करते हैं। ओके, तो हमने देखा एनवायरनमेंट किसको कहते हैं। सो व्हाट इज़ एनवायरनमेंट? आवर सराउंडिंग्स, यानी जो भी पेड़ पौधे, जंगल, पहाड़, ब्रिजेस, माउंटेन्स, घर, बहुत चीज़ें, अनगिनत चीज़ें, जो भी आप अपने आसपास देखते हैं सब क्या होता है? एनवायरनमेंट। ओके, अब एनवायरनमेंट में हमने आपको कंपोनेंट्स बताए थे। 3 तरह के कंपोनेंट्स एनवायरनमेंट के। पहला आपका नेचुरल, फिर ह्यूमन मेड, एंड थर्ड इज़ योर ह्यूमन इटसेल्फ। तो नेचुरल एनवायरनमेंट में भी हमने 2 क्लासिफिकेशन दी थी, एक बायोटिक और एक अबायोटिक। ठीक है, सो एनवायरनमेंट इज़ योर सराउंडिंग्स। और कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट में नेचुरल में 2 क्लासिफिकेशन थी, बायोटिक एंड अबायोटिक। तो बायोटिक का मतलब लिविंग एंड अबायोटिक इज नॉन लिविंग, राइट। फिर आपका ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट हमने देखा। ह्यूमन मेड यानी जो कि एक इंसान अपनी क्रिएशंस के द्वारा, एक्टिविटीज़ के द्वारा बनाता है। ठीक है, वो जो भी निर्माण करता है या जो भी वो कम्युनिटी बना रहा है, फैमिली बना रहा है, रिलीजियस इंस्टीट्यूट बना रहा है, स्कूल्स हैं, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं, ये सब आपका ह्यूमन एनवायरनमेंट में आता है, राइट। एंड देन वी हैव सीन द नेचुरल एनवायरनमेंट डोमेन्स, यानी प्राकृतिक पर्यावरण के क्षेत्र। तो उसमें पहले हमने देखा लिथोस्फियर, दैट इज द लैंड पार्ट, एंड देन वी हैव सीन हाइड्रोस्फियर, दैट इज योर वाटर, and okay, then we have seen atmosphere, that is your air, then biosphere। बायोस्फीयर में हमने क्या देखा था कि बायोस्फीयर क्या होता है कि एक नैरो जोन है, ठीक है, जिसमें कि जीवित प्राणी होते हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, आप और हम हैं। ठीक है, और हम लोग इस प्रकार से लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर से इंटरकनेक्टेड होते हैं। क्यों? अपनी सर्वाइवल के लिए। ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? बायोस्फीयर। ठीक है, फिर हमने देखा था इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में क्या था? इट इज़ इंटर रिलेशनशिप बिटवीन अबायोटिक एंड बायोटिक फैक्टर्स। ठीक है, जो भी आपके बायोटिक फैक्टर्स हैं, यानी पेड़ पौधे, जीव जंतु, और जो आपके अबायोटिक फैक्टर्स हैं, ठीक है, जैसे आपका पानी है, हवा है, ज़मीन है, मिट्टी है, ऑक्सीजन है, ये सब आपका क्या है? अबायोटिक है। तो इनके बीच में जो इंटर रिलेशनशिप होता है, जो एक दूसरे के ऊपर लोग डिपेंड रहते हैं अपने सर्वाइवल के लिए, ठीक है, उसी से क्या होता है? आपका इकोसिस्टम फॉर्म होता है, राइट। तो इकोसिस्टम में भी हमने रेन फॉरेस्ट का इकोसिस्टम देखा, हमने डेजर्ट का देखा। रेन फॉरेस्ट जहाँ पे इतने घने वन होते हैं कि सूरज की रोशनी नीचे नहीं आती, वहाँ भी जीव जंतु, पेड़ पौधे हैं जो जिंदा रहते हैं, अपने आप को ऐसे अडेप्ट कर रखा है उन लोगों ने। ठीक, फिर डेजर्ट जहाँ इतनी गर्मी है, वहाँ पे किस प्रकार के पेड़ पौधे हैं। ठीक है, फिर हमने पॉन्ड देखा, लेक देखा। ठीक है, फिर हमने ओशन देखा, हमने इकोसिस्टम। ओशन शायद मैंने आपको एक्सप्लेन नहीं किया है। ओके, इसको हम थोड़ा सा रफली समझ लेते हैं। अब ओशन का इकोसिस्टम अगर हम समझें, उसकी अगर हम बात करें, ओशन जो है एक बहुत ही डीपेस्ट पॉइंट, ठीक है ना, मतलब बहुत ही गहरा होता है वो। तो जैसे हमने रेन फॉरेस्ट में देखा था कि रेन फॉरेस्ट जो होते हैं वो इतने घने होते हैं कि वहाँ पे सूरज की रोशनी नीचे नहीं जा पाती। तो उसी प्रकार से ओशन की बहुत ज़्यादा गहराई होने की वजह से सूरज की रोशनी उसके कुछ हिस्सों तक पहुँचती है, कुछ हिस्सों तक हल्की फुल्की आती है, कुछ तक बिल्कुल नहीं आती। ठीक है, तो क्या आप सोच सकते हैं जहाँ पे सूरज की रोशनी एकदम पहुँच ही नहीं रही है, जहाँ प्रकाश ही नहीं है, ऊष्मा ही नहीं है, गर्मी नहीं है, वहाँ पे कोई कैसे जिंदा रह सकता है? इसी को हम लोग कहते हैं अडेप्टेशन, अपने आप को ढालना। ठीक है, यहाँ भी प्लांट्स हैं, यहाँ भी एनिमल्स हैं, सब लोग जिंदा हैं, तो उन्होंने अपने आप को इस प्रकार से अडेप्ट कर रखा है। तो ओशन का भी इकोसिस्टम है। तो इसको हम लोग इस प्रकार से समझ सकते हैं। अगर मान लीजिए ये सूरज है, तो ये ओशन का ऊपरी हिस्सा, ठीक, जहाँ पे आपके सूरज की रोशनी पूरी तरीके से पहुँच रही है इस लेयर पे। ठीक, अब थोड़ा सा और हम गहरे गए, नीचे गए, तो यहाँ पे सूरज की रोशनी आते आते थोड़ी सी मध्यम हो जाएगी। ठीक, अब एकदम गहराई में हम आ गए नीचे की तरफ, एकदम डीप पॉइंट पे, तो यहाँ पे आपकी सूरज की रोशनी बिल्कुल नहीं आती, ये आपका डार्क जोन में आता है। ओके, तो अब ये हिस्सा
जहाँ पे आपकी सनशाइन आ रही है, ठीक यहीं पे आपके पौधे मिलते हैं, ठीक है। ओशन में भी एक लेयर तक ही पौधे मिलेंगे, क्यों? क्योंकि पौधों के होने के लिए सनलाइट बहुत ज़रूरी है। अगर सनलाइट रहेगी तो ही भी फोटोसिंथेसिस करेंगे, तभी वो रहेंगे, ठीक। तो पौधे आपके सिर्फ वहीं मिलते हैं जहाँ तक सूर्य का प्रकाश आ रहा है, ओके। और यहाँ पे जो चीज़ पाई जाती है उसे हम क्या कहते हैं? कोरल रीफ्स, ठीक है। यहाँ पे आपकी कोरल रीफ्स मिलती हैं। अब ये कोरल रीफ्स क्या चीज़ है? समंदर में भी जीव जंतु मरते हैं बड़ी संख्या में, रोज़ मरते हैं, ठीक। अब मरने के बाद क्या होता है, जो इनकी स्केलेटन होती है वो जमती रहती है नीचे, और जमते जमते वो बहुत ज़्यादा बड़े हो जाते हैं। इतने बड़े हो जाते हैं कि इन कोरल रीफ्स के अंदर बहुत सारे एक्वेटिक एनिमल्स जाके रहते हैं। ये घर जैसा बन जाता है उनका, और ये उनको प्रोटेक्ट भी करता है, यानी उनको शेल्टर देता है, उनको सपोर्ट करता है, ठीक है। अब हम थोड़ा सा समंदर के और नीचे जब आते हैं, यहाँ पे जहाँ सूरज की रोशनी मध्यम है, चूँकि सूरज की रोशनी कम आ रही है तो यहाँ पे भाई अब प्लांट तो नहीं मिलेंगे आपको, ठीक। तो यहाँ पे आपको ऐसे जीव जंतु मिलते हैं जो कि कार्निवोरस होते हैं, ओके। कार्निवोरस जीव जंतु। अब इसमें अगर हम एग्जांपल दें तो स्टारफिश, ठीक है, या ऑक्टोपस, इस तरह के जीव जंतु आपको इस जोन में मिलेंगे, ठीक है। और इसमें शेल वाले एनिमल्स मिलते हैं जो कि शेल के अंदर रहते हैं, ऊपर की शेल जिनकी बहुत ज़्यादा कड़ी रहती है, ओके। तो अभी ऑक्टोपस क्या करते हैं? ऑक्टोपस क्या करते हैं? शेल वाले एनिमल्स को ब्रेक करते हैं, उनकी शेल को ब्रेक करते हैं, और उसके बाद उनके अंदर वेनम इंजेक्ट करते हैं, ठीक है। और वेनम इंजेक्ट करने के बाद वो अपने प्रे को खा लेते हैं, ठीक। और सबसे बड़ी ख़ास बात जो होती है स्टारफिश में और एक ऑक्टोपस में, कि इनके जो बॉडी पार्ट्स हैं, बाकी स्टारफिश है, ठीक है, और जो आपका ऑक्टोपस है, ठीक, जैसा भी होता है आपका, ओके। तो अगर कभी किसी कारणवश, किसी भी वजह से इनका बॉडी पार्ट अगर कट जाता है या कोई जीव इसको खा लेता है, तो दोबारा इसको ये रीग्रो कर सकते हैं, दोबारा बन जाएगा, ठीक है। वही ऑक्टोपस के साथ भी है। अगर इसका भी बॉडी पार्ट किसी भी वजह से कट जाता है या क्षतिग्रस्त हो जाता है तो वो दोबारा अपने आप को रिफॉर्म कर लेता है, ओके। फिर अब हम समुद्र की और गहराई में आए तो यहाँ पे पूरा हिस्सा डार्क होता है, क्योंकि यहाँ सूरज की रोशनी बिल्कुल भी नहीं आती, ओके। अब यहाँ पे कौन रहता होगा? यहाँ पे भी जीव जंतु हैं। तो यहाँ पे मिलती है आपकी जेलीफिश। जेलीफिश आप सबने देखी है ना, ठीक है, खूब चमकीली सी होती है, इसमें से रोशनी निकलती रहती है, ठीक है। तो इसने अपने आप को ऐसे ही अडेप्ट कर रखा है कि उसकी रोशनी में ये अपने प्रे को, अपने शिकार को खोजती है और अपने आप को जिंदा रखती है, ठीक है। तो ये है आपका ओशन का इकोसिस्टम, क्लियर। अब हम देखेंगे ह्यूमन एनवायरनमेंट, मानव पर्यावरण। ये भी आपका पर्यावरण का एक कंपोनेंट है, क्यों? ये भी तो पर्यावरण में रहता है, जैसे रेन फॉरेस्ट में रह रहे हैं, डेजर्ट में रह रहे हैं, ओशन में रह रहे हैं, है ना। ओशन में आपके मानव तो नहीं रह रहे हैं लेकिन बाकी जीव जंतु रह रहे हैं, ठीक है। डेजर्ट में भी आपके इंसान रहते हैं, ठीक। तो सब जगह जो जैसा भी रह रहा है उसने अपने आप को अडेप्ट कर रखा है, अपने आप को ढाल रखा है। तो वैसे ही आपके इंसान ने भी अपने आप को एनवायरनमेंट में कैसे ढाला है, ठीक है। तो इसमें हम पहला पॉइंट अगर देखेंगे, ह्यूमन हैव मॉडिफाई अकॉर्डिंग टू इट्स नीड्स, यानी इंसान जो है जैसी उसकी ज़रूरतें होती हैं उस प्रकार से वो चीज़ों को मॉडिफाई कर लेता है, बदल देता है, ठीक है। पहले आपका मानव क्या था? आदि मानव, बस पेट भरना था और अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करनी थी, ठीक है। क्या करता था? भाई पेड़ पे फल लगे वो खा लिया, कंदमूल फल मिल गए वो खा लिया, नदी का पानी पी लिया, झरने का पानी पी लिया, गुफा में जाके रह लिए, एक जगह बहुत दिन तक रहे, खाना पानी खत्म हुआ, भाई चलो दूसरी जगह जाओ। उनका जीवन इतना ही था, बस पेट भरना, ठीक। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, उसको नए चेंजेस हुए, ओके। व्हाट हैपेंड? पहले की लाइफ, जिससे पहले अर्ली लाइफ सिंपल लाइफ थी, ठीक है। सिंपल जिंदगी का मतलब मात्र पेट भरना और जिंदा रहना, इतना ही। लेकिन आगे बढ़ते बढ़ते क्या हुआ कि लर्न अ न्यू वेज टू चेंज, उसको नई नई चीज़ों के बारे में पता लगा, तो बदलाव भी होने लगे, ओके। अब उसने क्या सीख लिया? उसने सीख लिया अनाज उगाना,
पहले कच्चा मांस खाता था, कंदमूल फल कुछ भी मिलता था खाता था, लेकिन अब उसको पता लग गया अनाज कैसे उगाया जाता है। ठीक, अब जब उसने अनाज उगाना शुरू कर दिया, उसने डोमेस्टिकेशन भी शुरू कर दिया। डोमेस्टिकेशन यानी पशुओं को पालना। तो सबसे पहला पशु एनिमल जो आदमी ने डोमेस्टिकेट किया था कौन सा है? डॉग। यस, पहले आदमी ने सबसे पहले कुत्ता पाला था। ठीक है, उसके बाद उसने बाकी जीव भी पालने शुरू कर दिए। ठीक है, बकरी हो गई, या फिर आपका पिग हो गया, काऊ हो गई, क्योंकि इससे उनको दूध भी मिलता था, प्लस उनकी मीट की ज़रूरत थी वो भी पूरी हो जाती थी। ठीक, कुत्ते से उनकी घर की रखवाली हो जाती थी। ठीक है, तो डोमेस्टिकेशन शुरू करने के बाद क्या हुआ? ही लेड अ सेटल लाइफ। पहले खाना बदोश था, एक जगह से दूसरी जगह आता जाता था, लेकिन जब उसने फसलें उगाना शुरू कर दिया, अब जब फसल उगानी है उसको, तो उसको पानी भी देना होगा, उसकी सुरक्षा भी देखनी होगी, तो इसके लिए उसको एक जगह पे रहना पड़ गया। इसकी वजह से यहीं से उसकी लाइफ जो है सेटल्ड होनी शुरू हो गई, यानी एक ही जगह पे वो रहने लग गया। फिर उसने क्या किया? पहिए का आविष्कार किया। ठीक, अब जब पहिया आविष्कार कर लिया, उसको आने जाने में सुविधा हो गई। अब उसके बाद क्या हुआ? उसका सरप्लस फूड प्रोड्यूस होने लग गया। सरप्लस फूड तो हमको पता है क्या होता है, फूड यानी खाना। अब हम कहें सरप्लस, सरप्लस का मतलब क्या होता है? जो चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा हो जाती है, यानी आपने अपनी ज़रूरत तो पूरी की, उसके बाद भी आपके पास अभी बचा है, इकट्ठा है, जो आपकी सेविंग में है, सरप्लस। ठीक है, अब जब सरप्लस हो गया, अब क्या करेगा? अब उसने इस चीज़ को दूसरों को देना शुरू किया, है ना? तो यहाँ से आपकी शुरुआत हुई बार्टर सिस्टम की। बार्टर सिस्टम, व्हाट इज बार्टर सिस्टम? बार्टर सिस्टम इज ए काइंड ऑफ एक्सचेंजिंग, अदला बदली, है ना? एक चीज़ हमने उसको दी तो उसके बदले में हमने उससे कुछ ले लिया, इसको हम लोग कहते हैं बार्टर सिस्टम। और इस वक्त जो है आपका रुपी का इन्वेंशन नहीं हुआ था, पैसा नहीं आया था चलन में, इसीलिए उस टाइम लोग जो है एक्सचेंज करते थे। जैसे सब लोग तो खेती करेंगे नहीं, क्योंकि सबकी ज़रूरतें अलग अलग हैं, हर काम अलग अलग व्यक्ति कर रहा है। कोई खेतों में अनाज उगा रहा है, कोई कपड़ा सिल रहा है, कोई लोहे की चीज़ बना रहा है, कोई जूते सिल रहा है। तो मान लो किसान है, उसने अपने खेत में गेहूँ और चावल उगाया, अब उसको जूतों की ज़रूरत महसूस हुई, तो वो क्या करेगा? वो मोची के पास जाएगा, तो उसने मोची को अनाज की ज़रूरत है, तो वो क्या करेगा? अनाज उतना मोची को दे देगा। अब वो जो जूते बनाने वाला मोची है, वो उसके लिए जूता उसको सिल के दे देगा। तो यहाँ पे बाटा सिस्टम देखा आपने, एक्सचेंज हुआ। अब मान लो जिसने जूते बनाए उसको कपड़े चाहिए, तो वो क्या करेगा? कपड़े सिलने वाले के पास जाएगा, वो उसके लिए जूता बना के उसको देगा और वो उसको कपड़े बना के दे देगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके बार्टर सिस्टम की शुरुआत हो गई, राइट? देन दिस हैज़ लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, और यहीं से आपका व्यवसाय का उदय हुआ, बिजनेस। ओके, यहीं से लोगों ने व्यवसाय करना आरंभ कर दिया। अब उसके बाद हुआ आपका इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल माने औद्योगिक, और रेवोल्यूशन यानी क्रांति, औद्योगिक क्रांति, मतलब उद्योग के क्षेत्र में क्रांति, व्यवसाय के क्षेत्र में क्रांति। यानी पहले आदमी अपने हाथों से काम करता था, उसके बाद क्या आ गई? मशीनें आ गई। और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की शुरुआत कहाँ हुई? इंग्लैंड में, राइट? और ये जो आपका बार्टर सिस्टम है, इसकी शुरुआत हुई थी आपकी मेसोपोटामिया में। ठीक है, सबसे पहले आपका मेसोपोटामिया था जिसने की बार्टर सिस्टम की शुरुआत की। और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की शुरुआत सबसे पहले कहाँ हुई? इंग्लैंड में। ठीक, तो वहाँ पे बड़ी बड़ी मशीनें आई, मशीनें पे सामान बनने लगे, यानी एक वस्तु जो एक व्यक्ति एक महीने में तैयार कर रहा है, उसको मशीन में कुछ घंटों में या कुछ दिनों में तैयार करके रख दिया। और क्वालिटी भी दोनों की बहुत अलग थी, यानी मशीन की बुनाई और एक आदमी के हाथ की बुनाई में बहुत फ़र्क होता है। ओके, और जो समय लगता है और जो उत्पादन होता है वो भी अलग अलग होता है, यानी एक व्यक्ति जो सामान बनाता है उससे कहीं ज़्यादा वो मशीन उससे ज़्यादा बनाती है। तो इससे क्या हुआ? आपका लार्ज स्केल प्रोडक्शन शुरू हो गया, यानी जो भी हम बना रहे हैं वो बहुत ज़्यादा बनने लग गया। ठीक है,
इसी को हम लोग कहते हैं लार्ज स्केल प्रोडक्शन, यानी किसी भी चीज़ का उत्पादन जब बहुत ज़्यादा हो जाता है। ओके, फिर यहाँ से आपका ट्रांसपोर्टेशन फास्टर हो गया, है ना। व्हील का आविष्कार किया, फिर बैलगाड़ी आई, बैलगाड़ी के बाद साइकिल आई, साइकिल के बाद स्कूटर आया, स्कूटर के बाद भाई आपका 3 पहिया वाहन आया, फिर बस बनी, फिर कार बनी, फिर आपका एरोप्लेन बना, उसके बाद क्या क्या बना आप सब जानते हैं, ठीक है। तो इससे ट्रांसपोर्टेशन आपका दिन पे दिन फास्टर होता ही चला गया, इससे आपके व्यवसाय को और ज़्यादा मदद मिली, राइट। अब यहाँ पे हम एक वर्ड देख रहे हैं, इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन, ठीक है। अब इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन क्या होता है, देखिए आपका जो आज हम जिस युग में खड़े हैं ये कंप्यूटर का युग है ना। आज पूरा इंटरनेट वर्ल्ड है, हम सब आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक। पहले आप किसी को चिट्ठी लिखते थे, वो कितने दिनों में कितने महीने में पहुंचती थी, लेकिन आज अगर आपको किसी को अपनी कोई बात कहनी है, आपके पास कीज़ हैं, आप उस पर उंगली घुमाते हैं और आपकी बात कुछ सेकंड्स में वहाँ तक पहुँच जाती है। आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप गूगल पे टाइप करते हैं, वो इन्फॉर्मेशन निकल के आपके पास आ जाती है। आप किसी से भी बात करनी है, आप यहीं बैठे आप बात कर सकते हैं, और अब तो इतना एडवांस हो गया है कि आप एक दूसरे का चेहरा भी देख सकते हैं, राइट। इसी को हम लोग कहते हैं इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन। अभी रेवोल्यूशन क्या होता है, हाँ, क्रांति, ठीक है। जैसे यहाँ एक क्रांति हुई, अब इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन। अब जैसे हम वाइट रेवोल्यूशन किसको कहते हैं, दूध, दूध के उत्पादन में बढ़ोतरी। जब वाइट रेवोल्यूशन यानी दूध जब बहुत ज़्यादा उत्पादन होने लग गया, उसको बेच के व्यवसाय करने के बाद हमारे पास मुनाफा बहुत ज़्यादा आने लग गया, उसको हमने कहा वाइट रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है, गेहूँ चावल, उसका उत्पादन बहुत ज़्यादा होने लग गया लार्ज स्केल प्रोडक्शन पे, इसको हमने कहा ग्रीन रेवोल्यूशन। उसी प्रकार से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, उसी प्रकार से इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन, ठीक है। अब जो हमारी लिखने की जो शुरुआत हुई, आदमी पहले लिखना पढ़ना नहीं जानता था, तो लिखने की शुरुआत पहले कहाँ पे हुई थी, मेसोपोटामिया में, ठीक है। मेसोपोटामिया के लोगों ने सबसे पहले राइटिंग को इन्वेंट किया, ओके। और उसके बाद फिर आपका कौन है, चाइना। चाइना ने क्या किया, बुक्स, बुक्स की शुरुआत की, किताबें, ओके। और उसके बाद कौन आपका आया, प्रिंटिंग प्रेस आया, ठीक है। प्रिंटिंग प्रेस का इन्वेंशन, ठीक है। अब प्रिंटिंग प्रेस के इन्वेंशन होने के बाद चीज़ें बहुत तेज़ी से भागने लगी, क्योंकि इसके बाद आया आपका कंप्यूटर, ठीक है। कंप्यूटर आया, पहले हम लोग डायल करते थे, कान में ला के बात करते थे, एक ही जगह फ़ोन रखा रहता था। फिर आया हमारा सेल फोन, इसको कान में ला के हम कहीं भी जाने लग गए। फिर आया आपका लैपटॉप, फिर आया आपका टैब, ठीक है। तो इस प्रकार से चीज़ें दिन पे दिन एडवांस होती चली गई। इससे क्या हो गया, हमारा जो कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन यानी जो भी हम आपस में बातचीत करते हैं, अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, संवाद करते हैं, उसको हम लोग कहते हैं कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन इससे क्या हो गया, ईजी हो गया, ईजी हो गया, फास्ट हो गया, एंड दैट टू द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज इट हैज़ ज्वाइन द होल वर्ल्ड, अक्रॉस द वर्ल्ड, यानी पूरे संसार में हमारी इंफॉर्मेशन आराम से आदान प्रदान होने लगी, राइट। तो ये है आपका ह्यूमन एनवायरनमेंट, राइट। तो इसको हमने कैसे स्टेप में डिवाइड किया है ताकि आप इसको समझ सकें, ओके। अर्ली ह्यूमन बीइंग था, लाइफ सिंपल थी, फिर उसने क्रॉप्स कल्टीवेशन शुरू किया, देन ही स्टार्टेड डोमेस्टिकेशन, ही लेड अ सेटल लाइफ, देन ही इन्वेंटेड व्हील, देन व्हाट ही गॉट, द सरप्लस फूड प्रोडक्शन, ठीक है। सरप्लस फूड प्रोडक्शन से आया आपका बार्टर सिस्टम, दिस हैज लेड टू ट्रेड एंड कॉमर्स, देन we have gone to industrial revolution, and this industrial revolution has led to large scale production, ठीक है। अब ट्रांसपोर्टेशन आपकी फास्टर हो गई, फिर आपका इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन हुआ, इससे आपकी कम्युनिकेशन जो है वो इजी हो गई और अक्रॉस द वर्ल्ड होने लगी, ठीक है। ये आपका ह्यूमन एनवायरनमेंट है, राइट। तो स्टेप वाइज जब आप इसको समझेंगे तो आपको इसको मेमोराइज करने में बहुत आसान रहेगा, ओके। अब यहाँ पे देखिए एक लाइन निकली है, बैलेंस विद द एनवायरनमेंट। बैलेंस विद एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है, अपने पर्यावरण के साथ तालमेल बैठाना, यानी आप जहाँ भी रह रहे हैं अपने आप को ऐसे ढालिए कि आप वहाँ पे सरवाइव कर सकें, ठीक।
डेजर्ट में लोग रह रहे हैं, क्यों? उन्होंने अपने आप को अडेप्ट कर रखा है। लोग बर्फ़ में यानी कि पहाड़ों पे रहते हैं, अडेप्ट किया हुआ है। लोग ऐसी जगह पे रह रहे हैं जहाँ पे 12 महीने बारिश होती है, उन्होंने अपने आप को अडेप्ट कर रखा है। लोग आइलैंड पे रहते हैं, आसपास पूरा पानी है। लोग तटीय इलाकों में रहते हैं। इसे कहते हैं खुद को पर्यावरण के हिसाब से ढालना। ठीक है। अब जैसे बहुत गर्मी हुई तो गर्मी में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ठंडी चीज़ें पीते हैं, ठंडी चीज़ें खाते हैं, जैसे वाटरमेलन खाते हैं हम लोग ठंडी में, तरबूज। ठीक है। गर्मी में हम लोग वाटरमेलन खाते हैं। ठीक है। और जब ठंडी आ जाती है तब हम लोग गर्म चीज़ों का सेवन करते हैं। ठीक है। तो मैंने जब चैप्टर शुरू किया था एनवायरमेंट, जब मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, मैंने आपको कहा था कि पर्यावरण के हिसाब से लोगों का खाना पीना, वेशभूषा, रहन सहन सब बदल जाता है ना। भारतवर्ष में उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक, आप जितने भी स्टेट्स देखेंगे सबका रहन सहन, वेशभूषा, खाना पीना, वहाँ का एनवायरमेंट फैक्ट सब अलग अलग है। जम्मू कश्मीर चले जाइए, वहाँ पे ठंडक है, वहाँ पे लोग कैसे रह रहे हैं। राजस्थान में आइए, डेजर्ट एरिया है, वहाँ पे लोग कैसे रहते हैं, क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं। आप नॉर्थ ईस्ट साइड में जाएंगे, आप कर्नाटक साइड में आएंगे, आपको सब तरफ हर चीज़ अलग मिलेगी। ओके, सो दिस इज नोन एज योर बैलेंस विद एनवायरमेंट, यानी पर्यावरण के साथ तालमेल बना के रखना। ओके, नाउ अब आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। और आज मैंने आपको जैसे कि एक्सरसाइजेस कराने के लिए कहा हुआ था, तो आज मैं आपका सिर्फ एक ही एक्सरसाइज लूँगी, एंड दैट इज़ द नंबर 2 क्वेश्चन, टिक द करेक्ट आंसर। ठीक है। तो यहाँ पे हर क्वेश्चन के साथ 3 ऑप्शन दिए हुए हैं और क्वेश्चन दिया है, तो हमको 3 ऑप्शन में से किसी एक को चूज़ करना है, टिक करना है। ओके, तो यहाँ पे मैंने तीनों ऑप्शन आपका मेंशन नहीं किया है, मैंने सिर्फ आपको आंसर मेंशन किया है, राइट। और बाकी आप अपनी बुक से रिफर करेंगे। लेट अस सी द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच इज नॉट अ नेचुरल इकोसिस्टम। नेचुरल इकोसिस्टम क्या होता है? प्राकृतिक पर्यावरण। ठीक है, प्राकृतिक पर्यावरण यानी जो हमको प्रकृति से मिला हुआ है। तो इसमें से वो कौन सा ऑप्शन है जो कि नेचुरल नहीं है? तो इसमें आपके 3 ऑप्शन हैं, फॉरेस्ट, डेजर्ट एंड एक्वेरियम। तो फॉरेस्ट क्या हमने बनाया? नहीं। क्या डेजर्ट हमने बनाया? नहीं। और एक्वेरियम? जी हाँ, एक्वेरियम ह्यूमन मेड है। ओके, तो यहाँ पे नेचुरल इकोसिस्टम कौन सा नहीं है? एक्वेरियम। ओके, लेट अस सी द सेकंड क्वेश्चन, विच इज नॉट अ कॉम्पोनेंट ऑफ ह्यूमन एनवायरमेंट। इसमें से कौन सा ह्यूमन एनवायरमेंट का कॉम्पोनेंट नहीं है? इसमें 3 ऑप्शन है, कम्युनिटी, रिलीजन एंड लैंड। कम्युनिटी क्या होता है? मैंने आपको सब इंडिविजुअल से समझाया था। एक इंसान अकेला रहता है, फिर फैमिली बनाता है, कम्युनिटी बनाता है। ठीक है, कम्युनिटी में तरह तरह के धर्म होते हैं, फिर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है, एजुकेशन इंस्टीट्यूट है। तो किसके बनाए हुए हैं? आदमी के। भाई जानवरों के तो धर्म नहीं होते, ना तो पेड़ पौधों के धर्म होते हैं। ये तो एक व्यक्ति का निजी मामला होता है, तो ये व्यक्ति का है। रिलीजन एंड कम्युनिटी, ये दोनों किसके हो गए? ह्यूमन कॉम्पोनेंट हो गए। लेकिन जब हम लैंड की बात करें, ये लैंड क्या है? इट इज़ अ नेचुरल एनवायरमेंट। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या होगा? लैंड। ओके, नाउ थर्ड क्वेश्चन इज विच इज़ अ ह्यूमन मेड एनवायरमेंट। अब इसमें से जो इंसान ने बनाया है वो क्या है? तो पहला ऑप्शन है आपका रोड, देन माउंटेन, देन सी। माउंटेन क्या हमने बनाया? नहीं। सी क्या हमने बनाई? नहीं। हमने क्या बनाया? रोड। आंसर इज रोड। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज अ थ्रेट टू एनवायरमेंट। थ्रेट का मतलब क्या होता है? डर। किस चीज से इस पर्यावरण को खतरा है? ठीक है, तो ऑप्शंस आर ग्रोइंग अ पॉपुलेशन, जनसंख्या अगर बढ़ जाए तब, ग्रोइंग क्रॉप्स, अगर हम क्रॉप्स उगाते हैं, एंड ग्रोइंग प्लांट्स, प्लांट्स ज़्यादा होंगे, दिस इज़ गुड फॉर एनवायरमेंट। क्रॉप्स ज़्यादा हो रही हैं, इसमें तो कोई थ्रेट नहीं है। लेकिन अगर आपकी पॉपुलेशन बढ़ती है, दिस क्रिएट्स अ थ्रेट टू एनवायरमेंट। हाउ? आपका अर्थ है, भूमि आपके पास उतनी ही है, ठीक है, भूमि तो आप बढ़ा नहीं लेंगे, ठीक है। जंगल आपके उतने हैं, वो भी आप जो दिन पे दिन काटते चले जा रहे हैं, ठीक है। फिर आपके पास जो बाकी संसाधन हैं, कोल है, पेट्रोलियम है, वो भी आप दिन पे दिन खपत कर रहे हैं। लेकिन बाकी चीज़ें तो कम हो रही हैं, लेकिन अगर आपकी संख्या बढ़ रही है, ठीक है, अगर एक घर में एक बच्चा है तो उस अकेले बच्चे को घर चाहिए, आगे नौकरी चाहिए,
गाड़ी चाहिए, बाकी सारी आवश्यकताएं उसकी पूरी होनी चाहिए। लेकिन अगर उसी घर में 5 या 6 बच्चे हैं तो सबके ऊपर वो चीज़ बढ़ जाती है, यानी सबकी ज़रूरतें पूरी होनी है। तो अर्थ तो हमारी उतनी ही है, ठीक है। अगर ये हमारी अर्थ है, उस पर अगर हम 1 का भार डालते हैं और अगर इसी अर्थ पे हम 4 से 5 लोगों का भार डालते हैं तो किस पे प्रेशर ज़्यादा पड़ता है? इस पे, ठीक है। तो इसीलिए जितने लोग बढ़ेंगे उतनी उनकी ज़रूरतें बढ़ेंगी, उतने ही संसाधनों की खपत होगी। इसीलिए ग्रोइंग पॉपुलेशन इज़ अ वेरी बिग थ्रेट टू आवर एनवायरनमेंट। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हुआ? ग्रोइंग पॉपुलेशन। ओके, अब अगली क्लास में मैं आपको क्वेश्चन आंसर्स कराऊंगी और साथ में कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस दूंगी। तब तक आप इतने चैप्टर को रिवाइज कर सकते हैं। ओके, अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो, प्लीज़ गिव मी अ लाइक, एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज़ पुट इन द कमेंट बॉक्स, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल डियर फ्यूचर, हियर आई कम। तब तक सी यू, बाय बाय।